देखिए, महाभारत की कहानी हमने कई पर्सपेक्टिव से देखी है, सुनी है, समझी है। पांडवों के, कौरवों के, माधव यानी कृष्ण के भी। लेकिन एक वॉरियर है जिसके पर्सपेक्टिव को हमने जाना नहीं है ज्यादा, और वो है महारथी कर्ण। लेकिन सोनी लिव की एक एनिमेटेड सीरीज आई है, द लेजेंड ऑफ कर्ण, बहुत ही खूबसूरत है। समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं इस लेजेंड की कहानी को, और जिन्होंने आवाज दी है कर्ण को, वो वर्सेटाइल टैलेंटेड एक्टर अनूप जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे ऑफ कोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। बड़ा ही मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज आएगा इंटरव्यू में, क्योंकि आपके इतने वेरिड एक्सपीरियंस इतने प्लेटफॉर्म्स में, कि उनके बारे में जानने में बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी हालांकि 2 ही एपिसोड्स आए हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, लेकिन आपको किस तरह का बहुत अच्छा, रिस्पॉन्स मिल मतलब रहा है? इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। कई बार ऐसा होता है ना कि एज एन एक्टर आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आप काफी क्रिटिकल होते हैं। यार ये बेटर हो सकता था ये, बट आई आई थिंक इट्स हम्म। सच अ वेल मेड शो। द क्रेडिट गोज टू द टीम, द डायरेक्टर, द राइटर, द मेकर्स। इट इज वेरी वेल मेड। इट इज और ऑल्सो मुझे एक चीज अच्छी लगी, क्योंकि एनिमेशन के लिए हमेशा अक्सर हम अपने देश के लिए कहते हैं कि उतना एडवांस नहीं है जितना कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। और यहाँ एक लेजेंड की कहानी को एनिमेशन के थ्रू, और वो भी बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी, जी एनिमेशन बिल्कुल, आई किया एग्री गया है। विद यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा एनिमेशन है और बहुत रियल लगता है। बहुत रियल लगता है। और बट अनूप जी, कैसे आप इसका हिस्सा बने? ये प्रोजेक्ट आपके पास कैसे आया? थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली फैक्ट इंफॉर्मेशन तो ये है कि मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं राजीव, वो काफी इन्वॉल्व हैं इस तरह के वॉइसिंग वर्ल्ड से। हम्म। और ऐसा होता है ना कि हम ऑलमोस्ट पिछले 20-22 साल से टच में नहीं थे। अच्छा। और एक दिन अचानक वो मुझे मिल गए कहीं रास्ते पर, और हेलो हाय हुई, अरे कहा कैसे हो, क्या हाल चाल है, पुरानी बातें हुई। मैंने पूछा क्या करते हो, और उन्होंने बताया यार मैं तो ये काम करता हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ और वॉइसिंग के बिजनेस में हूँ। मैंने कहा अरे क्या ग्रेट बात है। फिर ये भी पता चला कि ही इज मैरिड टू वन ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो और बातें हुई। तो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड बैक, हमने नंबर एक्सचेंज किए। और फिर कुछ महीनों के बाद अचानक मुझे फोन आया उनका कि यार ऐसे ऐसे एक सीरीज है, आप इसके लिए एक वॉइस देना चाहेंगे। तो उन्होंने कुछ किरदारों के नाम लिए। मैंने कहा यार देखो, अगर वॉइसिंग ही करनी है तो फिर मैं हीरो की वॉइस करूंगा, अगर वो एंड दैट्स हाउ इट वर्कड। एंड फिर हमने कुछ एक दो ट्रायल रिकॉर्डिंग्स की, मेरी मुलाकात हुई टीम से, और फिर ये हुआ कि हाँ नहीं यार, अनूप इज गुड फॉर करना's वॉइस। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और वो वॉइस करना एक ऐसे लेजेंड की, एक ऐसे महारथी की, वो अनुभव कैसा रहा? कि एक तो महाभारत तो देखा ही था, और ज्यादातर कैरेक्टर्स के बारे में पता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सीरीज एक एक किरदार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे ये जो है द लेजेंड ऑफ कर्णा जो है वो कर्ण के पर्सपेक्टिव से है। सो इट वाज इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ कर्णा, एक एक्टर के तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग था। हम्म। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उनके बारे में है वो है, लेकिन सीन्स के थ्रू उन इमोशंस को प्ले करना, कि कैसा रहा होगा एक इंसान के लिए यार, जो जो जिंदगी भर एक मेजर हिस्सा जो है अपनी एज का एक सूत पुत्र के नाम से जाना जाता रहा, और फिर वो एक अचानक उसे एक अंग देश का राजा बना दिया गया, एंड देन ही कम्स टू नो दैट के पांडवों का वो बड़ा भाई है, एंड देन ही हैज टू फाइट अगेंस्ट देम बिकॉज ही कौरवों के साथ है वो, दुर्योधन ने तो कितने सारे वेरिड इमोशंस हैं उस किरदार में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको उसको अपनी वॉइस के थ्रू प्रोजेक्ट करना है, तो हम्म। वो बहुत बहुत चैलेंजिंग भी था और इंटरेस्टिंग भी था और मजा भी बहुत आया। राइट, एक्चुअली वही मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरफ आ रही थी कि जब एक एक्टर के बतौर, जहां हम ऑडियंस आपका चेहरा देख सकते हैं कि आप किस तरह से, अगर आप शब्द नहीं भी बोल रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन किस तरह से उस कैरेक्टर को आके लेके जा रहा है। एक तो उस कैरेक्टर को जब आप प्ले करते हैं वर्सेस जब आप वॉइस देते हैं, तो कितना फर्क आपको लगा? विच इज मोर चैलेंजिंग? ही चैलेंजिंग हर काम होता है, आप चाहे टीवी में काम करें, फिल्मों में काम करें, आप एंकरिंग करें, एक्टिंग करें या वॉइसिंग करें, चैलेंजिंग हर काम होता है। लेकिन उसका जो बेस है ना वो नहीं बदलता है।
जी। क्योंकि चाहे आप वॉइस कर रहे हैं तब भी आप एक कैरेक्टर्स के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब आप स्क्रीन पे खुद परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आप एक कैरेक्टर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो उसका बेस है वो हमेशा ऑनेस्ट होता है, वो सेम होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं अरे ये तो वॉइसिंग में अलग है। तो बेस जरूर सेम होगा उस कैरेक्टर के प्रति, जो आपको ऑनेस्टी रखनी है, उसके इमोशंस के प्रति जो आपको ईमानदारी रखनी है, दैट विल बी द सेम। बट ओनली थिंग इज एक मीडियम का डिफरेंस हो जाता है। जी। जैसे कि अगर आप हमेशा नोटिस कीजिए कि जो रेडियो जॉकीज होते हैं, जो रेडियो में होते हैं, वो हमेशा बहुत तेज बात करते हैं, हाँ। बहुत लाउड बात करते हैं। तो वो एक दिमाग में रहता है कि अरे यार, अगर मैं ज्यादा पॉजेस लेकर बात करूंगा ना तो लोग चैनल चेंज कर देंगे, क्योंकि वो मुझे करेक्ट। सिर्फ सुन रहे हैं, वो मुझे हाँ। देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए रेडियो जॉकीज हमेशा बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत फास्ट बातें करते हैं। यहाँ पे क्या है कि वॉइसिंग में आपको अगर कोई चीज एक्सप्रेस करनी है तो वो सारा एक्सप्रेशन आपको अपनी वॉइस में ही देना है। हाँ। क्योंकि जो ऑडियंस है वो एनिमेशन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये पता है कि यार ये रियल आदमी नहीं है, ये हम्म। एनिमेटेड क्रिएटेड कैरेक्टर है। तो उसके इमोशंस को एक थोड़ा सा सुर ऊपर देना पड़ता है। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो अगर मैं स्क्रीन के सामने हूं और मुझसे कोई ये कहे कि अरे आपको उस फिल्म में हीरो का रोल मिल गया है, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे इमीडिएटली डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आंखें बड़ी कर लूंगा या मुंह खुला रह जाएगा तो लोगों को पता चल रहा है यार ही इज हैप्पी, ही इज हाँ। शॉक्ड। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन दे आर वाचिंग मी इन एन एनिमेटेड सीरीज, वहां पे मैं वो वक्त नहीं ले सकता हूँ कि दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें आज से अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। हाँ। तो वहां पे कर्ण का जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो ऐसे आंखें खुली करके वो करेगा। वो एनिमेटेड जो ग्राफिक डायरेक्टर होगा वो उस कैरेक्टर को वो एक्सप्रेशन देगा, शॉक राइट। के, सरप्राइज के, वो देगा। लेकिन वहां पर वॉइस वेट नहीं कर सकती, वॉइस को उसको जल्दी आना पड़ेगा और वॉइस को थोड़ा एक सुर ऊपर आना पड़ेगा कि यार ये आप क्या कह रहे हैं दुर्योधन। अगर मैं नॉर्मली मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि ये आप क्या कह रहे हैं, और कि आप क्या कह रहे हैं, मैं इस फिल्म का हीरो बन गया हूं। हाँ, तो थोड़ा मुझे एक नॉच थोड़ा सा ऊपर। एक एक हाँ एक नॉच ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस मुझे सिर्फ सुन रही है और मेरे थ्रू ही वो उस कैरेक्टर को देख रही है। राइट। तो थोड़े माइन्यूट चेंजेस होते हैं, थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जब आप मीडियम शिफ्ट करते हैं तो। बिल्कुल। बट कर्ण के किरदार को बहुत इंटरेस्टिंग, जो लोग स्टडी करते हैं माइथोलॉजी की, तो एक कहीं ना कहीं अंडररेटेड उस हिसाब से भी मानते हैं कि हम पांडवों की बात करते हैं, हम ग्रेटेस्ट वॉरियर, अभी भी कई लोग अर्जुन की बात करते हैं, पर ये जो एक डिबेट रह गई कहीं के अर्जुन के कर्ण, वहां कर्ण के कैरेक्टर को समझने वाले या उस पे थोड़ी सी रिसर्च करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे में टू प्ले अ कैरेक्टर ऑल्सो, वॉइस अ कैरेक्टर नॉट प्ले अ कैरेक्टर, तो आपने किस तरह की समझ या आपने उस कैरेक्टर में पहुंचने के लिए या उसमें डूबने के लिए, बिकॉज सिर्फ जैसे आपने कहा लोग आपकी आवाज से ही कर्ण आपको मान के चल रहे हैं, व्हाट वाज योर प्रोसेस टू गेट इनटू इट? बड़ा कॉमन प्रोसेस है जो मैं एज एन एक्टर फॉलो करता हूँ, चाहे मैं स्क्रीन पे भी एक्ट कर रहा हूँ या वॉइसिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। जी। अब मैंने तो एक्टिंग ऑन स्क्रीन ज्यादा काम किया है, वॉइसिंग उतनी ज्यादा नहीं की है। लेकिन वो ये है कि स्क्रिप्ट इज द स्टार, स्क्रिप्ट इज द हीरो। बिकॉज एक जो राइटर है जिसने वो चीज लिखी है, जिसने वो किरदार पे काम किया है, वो मुझसे ज्यादा वक्त उस स्क्रिप्ट के साथ बिता चुका है। पता नहीं उसने कितने ड्राफ्ट लिखे होंगे, फाइनल करने से पहले, किसी भी डायलॉग को लॉक करने से पहले कि इसका ये डायलॉग होगा, उसमें कितना टाइम स्पेंड किया होगा। तो जी। एक तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, जितना हो सके। अब चूंकि ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो बहुत सारे ऑनलाइन आपको रिसर्च मटेरियल भी मिल जाता है कि और क्या पढ़ा जा। क्योंकि अगर आप रामायण भी देखें तो कई लोगों ने रामायण को लिखा है और हर एक ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है। जी। जी। जैसे अब एक रामायण ये भी कहती है ना कि जो शूर्पणखा हैं, उन्होंने अपने पति की हत्या का बदला लिया रावण से, जानबूझ के इंस्टिगेट किया अ, भगवान राम को, क्योंकि उसे पता था कि राम जो है वो रावण को मार सकते हैं। तो पूरी कहानी को उस तरीके से, अब ये एक वर्जन है।
जो शायद हाँ। कुछ फिल्में आपको देखने को मिले। उसी तरीके से महाभारत में भी जिन लोगों ने लिखा, तो थोड़ी बहुत मैंने ऑनलाइन कुछ चीजें पढ़नी शुरू की कि जो चीजें स्क्रिप्ट में थी वो बहुत क्लियर थी कि यार एक बहुत लॉयल इंसान है। जब उसको ये भी पता चल जाता है कि मैं पांडवों का भाई हूं, लेकिन बिकॉज आई एम विद कौरव साइड, बिकॉज आई हैव गिवन प्रॉमिस टू दुर्योधन। दुर्योधन इज समवन हु मेड मी राजा टू फाइट अगेंस्ट देम। हम्म। आई कांट गो बियॉन्ड माई लॉयल्टी आफ्टर नोइंग दैट कि अरे ये तो मेरे भाई हैं। तो अगर मुझे अपनी लॉयल्टी के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए अपने भाइयों से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। तो ये एक कैरेक्टर का एक 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 शेड, एक एस्पेक्ट निकल कर आता है कि बिल्कुल। जैसे ये वो वाली बात हो गई कि अगर मेरे बुरे दिनों में किसी ने मेरी मदद की है और फिर मुझे हाँ। पता चलता है कि नहीं यार मैं तो बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, तो मैं उस इंसान को भूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस इंसान ने मेरी बुरे दिनों में मदद की थी। मैं उसके बिल्कुल। प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा कि नहीं यार, क्योंकि इस आदमी ने मुझे इसलिए जज नहीं किया या मेरी हेल्प नहीं की कि मैं कोई बहुत ही पावरफुल इंसान हूं या मैं कोई बड़ा इंसान हूं। इसने मेरी मदद तब की जब मैं कुछ भी नहीं था। हम्म। हम्म। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि आपको अपने पुराने दोस्त हमेशा याद रखने चाहिए जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। उसी तरीके से कर्ण जो है, मुझे लगता है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो, मैं दुर्योधन को वादा कर चुका हूं, मैं दुर्योधन के साथ हूं। फिर उसका ये इमोशन, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे उसके किरदार में कि यार उसे पता चला कि उसकी माँ को, कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई उसकी माँ। हाँ। और इस सीरीज में भी आप देखेंगे आगे, देर इज अ सीन बिटवीन कर्ण एंड हिज मदर। वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, उसको करने में मुझे बहुत मजा आया। राइट। अच्छा, बट जैसे कर्ण के बहुत सारे इमोशंस हैं, है ना? वो सिर्फ ग्रे, मतलब वो सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है जैसे पांडव और कौरव को आप एक खाके में रख देते हैं। कर्ण बड़े ही इंटरेस्टिंग, उनकी जो पूरी लाइफ जैसे आपने भी कही। लेकिन जब मैंने अभी जो दो एपिसोड्स आए हैं, उनमें जो सुना, जैसे बाकी सारे, जैसे भीम का हमें लग रहा है बड़े गुस्से में है, दुर्योधन का समझ आ रहा है, आपने जो कर्ण प्ले किए हैं, जो आवाज आपने दी है, वो बहुत काम, चाहे वो एजिटेट भी है, चाहे वो अर्जुन से अपनी एक वो भी दिखा रहे हैं, देर इज सम सेंस ऑफ कामनेस। तो ये आपने, दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे रखना है ये कामनेस कर्ण के कैरेक्टर पे ऑल थ्रू आउट। थोड़ा यस, बट इसका ज्यादा क्रेडिट मैं राइटर्स को देना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने लिखा वैसा कि एज एन एक्टर ना, मैं अच्छा। हमेशा कहता हूँ कि कभी भी एज एन एक्टर हमें ना अपनी तरफ से एडिशन करने से पहले ना, जो स्क्रिप्ट पहले बता रही है पहले उसको ग्रैस्प करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि हम्म। अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई जो होती है ना, वो आपको खुद बताती है कि आपको कैसी एक्टिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट के कहीं फील में ही ना एक क्रिसेंडो है। अगर आपने जैसे पहला एपिसोड देखा होगा तो जी। वो थोड़ा सा इनोसेंस भी है कर्ण में कि मैं प्रतियोगिता देखने जाना चाहता हूँ बाबा। अरे जल्दी कीजिए ना बाबा, वो घोषणा हो रही है प्रतियोगिता की, चलिए ना वहां चलते हैं, खाने को भी मिलेगा कुछ हाँ। अच्छा। मतलब एक गरीब आदमी का होता है कि यार हाँ। खाने को अच्छा हाँ। मिल जाएगा, चल यार कुछ राजाओं में ना। हाँ, वो तो तो इनिशियली ये नहीं था कि मुझे अपना हाँ, शौर्य वो दिखाना तो है, मुझे वहाँ खाना मिल खाना रहा मिल रहा है, है। वहाँ मजा आएगा यार, पार्टी चल रही है, कुछ कंपटीशन हो रहा है वहाँ। तो वो किरदार जो है वो राइटर की स्क्रिप्ट में वो कामनेस है। इनफैक्ट मुझे लगता है जिस तरीके से जब वो एक सीक्वेंस है जहाँ भीष्म जो है, उनको जब पता चलता है तो वो मानते हैं कि भाई या तो ये मिला दो इनको। तो कुंती मना कर देती है कि आप ये कभी नहीं बताएंगे कि वो कौन है। तो वो कहते हैं हाँ। लेकिन इन दैट केस ही हैज टू लीव, सो आई विल प्लान समथिंग वेयर ही शुड लीव फ्रॉम, कर्णा शुड गो बैक फ्रॉम हियर। तो वो उसको मारने के लिए कुछ लोग भी भेजते हैं। ये तो उन्हें पता ही था कि कर्ण इतना बड़ा वॉरियर तो है कि अपने आप को बचा लेगा, लेकिन उनको लगता था कि शायद ये चला जाएगा। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे उस सीन में, जब वो पूरा हो जाता है दुर्योधन, और जब वो सारे होता है ना कि सब सब लोगों को वो मार के गिरा देता है, एंड देन ही सेज अरे यार आराम से कोई इंसान नहाने भी नहीं जा सकता है। क्योंकि उससे हाँ। पहले का जो हाँ। सीन है, दुर्योधन उसे वहां छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्नान कर लो, तैयार हो जाओ, है ना, फिर मिलते हैं। तो वो स्नान करने जा रहे थे, जो पीछे से अटैक हो गया। तो अटैक होने के करेक्ट। बाद वो कहता है अरे यार कोई आराम से नहा भी नहीं सकता है। तो वो हाँ। उसको थोड़ा ह्यूमन बनाती है उस कैरेक्टर को। तो वो जो कामनेस है, वो जो कंट्रोल है, वो जो एक मेच्योरिटी है, वो उसके किरदार में काफी हद तक लिखी हुई थी। तो मेरा काम था एज एन एक्टर कि मैं अपनी वॉइस के थ्रू उस कामनेस को मेंटेन रखूं।
राइट। और जी। ऑल्सो एक और चीज ये भी मुझे लगती है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि महाभारत की कहानी या जो हुआ है उस माइथोलॉजी में हमने बहुत सारे दृष्टिकोण से समझी है और सुनी है, लेकिन कर्ण के दृष्टिकोण से आई थिंक ये बड़ा रेयर, वन ऑफ द रेयर हो रहा है जो इस एनिमेटेड सीरीज के थ्रू आ रहा है। बट मुझे ऑल्सो ये भी लगता है कि ये राइट टाइम भी है कि कर्ण के कैरेक्टर से इवन जो जेंजी है वो रेजोनेट कर सकेगा, क्योंकि ना आज के दौर में कोई कंप्लीटली ब्लैक है, कोई कंप्लीटली वाइट है। तो कर्ण जैसे बड़े एब्सोल्युटली। कैरेक्टर्स होंगे जो एक ऐसी सिचुएशन में है जो उनको सही लग रही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अगर एक नॉर्मल महाभारत आप देखते हैं तो हमारे लिए हमेशा से हीरो जो है वो अर्जुन रहे हैं। लेकिन अगर आप कर्ण के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको अर्जुन भी जो है एक साधारण इंसान की तरह से सोचते हुए दिखाई देंगे। हम्म। कि हर एक इंसान के अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ी कमियां होती हैं, जेलसी होती है। अर्जुन को भी कहीं ना कहीं से इस बात की जेलसी थी कि नहीं यार, ये कौन आ गया, सबसे बड़ा वॉरियर तो मैं था। ये कौन है जो हु कैन फाइट विद मी, हु कैन compete विद मी। सो आई थिंक वो कैरेक्टर्स थोड़े ह्यूमन लगने लग जाते हैं, इसलिए ऑडियंस उससे रिलेट भी कर पाती है। बिल्कुल। बट क्योंकि थिएटर का भी अनूप जी आपको इतना एक्सपीरियंस है और आप करते हैं, फिर एक तो चलिए टेलीविजन मीडियम तो बिल्कुल ही अलग हो गया जहां आपने कहा बहुत सटल आप आंखों से भी बात कर सकते हैं। बट थिएटर में इट्स लाइक अ लाउड मीडियम जहां आपको पीछे बैठी ऑडियंस तक भी अपनी आवाज पहुंचानी है। वॉइस ओवर जो आपने अब ये किया है, इज इट वेरी क्लोज टू थिएटर, या यहाँ पर भी व्हाट यू डू इन थिएटर, हाउ यू प्रोजेक्ट योर वॉइस और हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग इन इन दिस एनिमेटेड सीरीज वो अलग है? नहीं, थोड़ा डिफरेंस तो है। थिएटर में अच्छा। कम से कम लोग आपको देख तो रहे हैं ना परफॉर्म करते हुए। तो चाहे आपको थिएटर में लाउड होना पड़ता है, आपको अपनी वॉइस प्रोजेक्शन रखना पड़ता है ताकि ऑडियंस सुन सके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इंसान ही नहीं है, एक एक ग्राफिकली क्रिएटेड कैरेक्टर है जिसको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और वो इमोट कर रहा है और हाँ। आप उसको वॉइस दे रहे हैं। तो थोड़ा फर्क है। राइट। तो ये मुझे लगता है कि थिएटर और ऑन स्क्रीन एक्टिंग के बीच का कुछ है। हाँ, बट हैविंग डन एवरीथिंग नाउ, अगर आपको किसी दिन फर्स्ट लव चुनना पड़े, जितने मीडियम्स में आपने काम किया अनुप जी, तो कौन सा होगा? जी देखिए, मैं उसको ये कहूंगा कि वो ही ज्यादा प्रेफरेबल होगा जहां मेरा चेहरा भी दिखे, सिर्फ वॉइस वॉइस ना। तो वो सिनेमा भी है, वो वेब सीरीज भी है, और थिएटर इसलिए क्योंकि थिएटर को मैं हमेशा ना एक एक एक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल समझता हूँ, उसके उसके अपने आप को पॉलिश करते रहने के लिए। बिकॉज थिएटर इज समथिंग विच यू परफॉर्म लाइव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जहाँ पे आपके पास ये नहीं है कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कट कट कट, मैं डायलॉग भूल गया, अरे सॉरी सॉरी, हम्म। दूसरा टेक करते हैं। थिएटर कहीं ना कहीं आपको हमेशा एज पे रखता है एज एन एक्टर। आपको अपने आप को पॉलिश करने के लिए अगर जाना है तो मैं कहता हूँ वो वर्कशॉप है। थिएटर एक वर्कशॉप है। बाकी स्क्रीन पे काम करना डेफिनेटली अच्छा लगता है, दुनिया आपको देखती है, आपको पहचानती है। तो दोनों चीजें हैं। तो इस वक्त लकीली मैं तीनों कर रहा हूँ। मैं ऑन स्क्रीन फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ, और लकीली थ्रू द लेजेंड ऑफ करना मैं वॉइस वाला काम भी कर रहा हूँ। तो आई आई थिंक इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो एक मंत्रा आपसे भी जानने की अब लोगों को शायद जरूरत है कि वो रिलेवेंस बना के रखना इन इतना फास्ट चेंजिंग और इवॉल्विंग अभी ये वर्ल्ड आ गया। अभी तो माइक्रो ड्रामास भी आ चुके हैं, अभी हम ओटीटी की ही बात कर रहे थे कि अरे ये नया है, अभी ओटीटी पुराना लगने लगा है विद माइक्रो ड्रामास। ऐसे में अनूप सोनी जी ने अपनी रिलेवेंस बनाई है। मेहनत तो ऑफ कोर्स उसके पीछे है, बट इज देयर अ मंत्र ऑल्सो? कि जब मुझे मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से करते हैं, पैशन के साथ करते हैं ना, इसलिए अगर आप मेरे मुझे मैं सच बताऊं, मैंने कभी लाइफ में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं बनाया था। माय सन टोल्ड मी कि अरे व्हाट्सएप स्टेटस भी कोई चीज होती है, मतलब फोटोज वोटोज तो नहीं डालना। तो मैंने वहां पे एक लाइन डाली थी, फिर धीरे धीरे मैं उसको और भी कई जगह लिखने लगा, दैट एक्टिंग मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। हम्म। तो मैं इस मीडियम से प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं चार चीजें और कर लूंगा, मैं कल को कोई बिजनेस भी खोल लूंगा तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। मैं मुझे एक्टिंग करते रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो हम्म। आई थिंक मेरे लिए वही मंत्र है कि इस अ, जो हमारे जो दुनिया है, हमारे मीडियम की, हमारे प्रोफेशन की, उसमें मैं सक्रिय रहूं, उसमें मैं एक्टिव रहूं। हाँ, जी। ये अलग बात है कि मैं हर चीज को हाँ नहीं बोलता हूँ जो मेरे सामने आती है। मैं चाहे कम काम करूं, मेरे पास अगर चार प्रोजेक्ट आते हैं और मुझे लगता है नहीं यार ये दो तो ठीक ठाक हैं, कुछ मजा भी नहीं है इसमें, तो मैं फिर वो दो ही करूंगा।
सिर्फ इस लालच में कि अरे मैं चारों कर लूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊं, मैं पैसे थोड़े ज्यादा कमा लूं, उस चक्कर में मैं चारों नहीं करूंगा। मैं उन दो को ना बोल दूंगा जो मुझे एक्साइट नहीं करेंगे, तो मैं राइट। वही दो करूंगा। क्योंकि उन दो के थ्रू भी मैं एक्टिव रह सकता हूँ, आप अपने रेलेवेंट रह सकता हूँ अपने काम के थ्रू। हम्म। और सिर्फ रेलेवेंट रहना जरूरी नहीं होता है। आपके काम कैसे हो रहे हैं, आप किस तरह की चॉइसेस ले रहे हैं अपने प्रोफेशन में, वो भी बहुत मैटर करती हैं। राइट। वो आपको अच्छे क्रेडिबल तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रेलेवेंट रहूं लेकिन क्रेडिबल तरीके से रेलेवेंट रहूं। पर वो भी तो है ना, ये इंडस्ट्री भी तो ऐसी, लोग कहते हैं कि पल में पलट जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है। और बहुत सारे एक्टर्स लंबा काम करने के बाद भी अनूप जी कहते हैं कि हम अभी भी उस पोजीशन में नहीं है वे वी कैन चूज और से नो टू एनी रूल्स। आपने जैसे कहा कि आप चार काम आए हैं तो दो जो आपको नहीं ठीक लग रहे हैं, विच यू आर नॉट अग्रीइंग विद, आप मना कर पाते हैं। टू गेट इन टू दैट पोजिशन आपको कौन सी चीज लगती है टर्निंग पॉइंट रही है आपके करियर की, कि वो स्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस जिसने आपको दी कि चलो अब आई कैन से नो टू वर्क दैट प्रोबेबली आई डोंट लाइक। कि जब आपकी जिंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है ना, कि जैसे एक इंसान को क्या चाहिए होता है कि भाई एक मेरा घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे मैं एक एक सर्टन लेवल ऑफ डिसेंट लाइफ जी सकूं सोसाइटी में। जब आपके पास वो आ जाता है ना, तो आप ये चॉइसेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये सोचें कि अरे मेरे पास तो अभी अ, ये वाली गाड़ी है, अब मैं उससे बड़ी गाड़ी लूंगा, फिर मैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो मुझे कभी ये शौक नहीं रहा कि अरे वो मैंने तो मर्सिडीज खरीद ली लेकिन यार उससे ज्यादा बेटर तो रेंज रोवर है यार, सबके पास रेंज रोवर है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं मुझे भी पसंद है वो गाड़ी, मैं ले लूंगा। लेकिन मैं हम्म। उसके लिए अब भागा दौड़ी और मैं कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करूंगा। क्योंकि मेरी बेसिक नीड पूरी हो चुकी है कि एक अच्छी गाड़ी मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छा घर है। तो अब वो घर 4 बेडरूम का है, उसको मैं 5 बनाऊं 6 बनाऊं, उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना। करेक्ट। तो एक बेसिक जब आप कंटेंट हो जाएं, आपकी जो लॉजिस्टिकल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसके बाद अगर आप अपने काम पे फोकस करें तो शायद आप ना बोल पाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा भाई, जैसे तो यहाँ तो शायद चलिए आपने ढूंढ लिया कि मैं इस चीज से कंटेंट हो सकता हूँ, और ये नहीं करने की भी अगर मन या इच्छा कर रहा है तो मैं मना कर सकता हूँ, बट एक एक्टर के बतौर कभी वो कंटेंशन फील नहीं होता कि चलो मैंने बहुत काम कर लिया, अब इस तरह का काम नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। चेकलिस्ट में फिर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो अनूप जी आपकी चेकलिस्ट में कुछ रह गया है बाकी जो आज तक ऑफर नहीं हुआ है, और दिल में ना एक वो खलिश सी है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? वो तो हमेशा ही रहेगा। देखिए एज एन एक्टर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ओ भाई मैंने बहुत एक्टिंग कर हाँ ली, हाँ। नाउ इट्स ओवर, आई वांट टू टेक अ ब्रेक। मैं कभी एक्टिंग से ब्रेक नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। लेकिन हाँ ये जरूर, जैसा आपने कहा कि कई रोल्स होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार मैं ऐसा रोल भी, देखिए वो इच्छा एक अलग एक्टर के तौर पर, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर रहना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि दैट कीप्स यू अलाइव, दैट कीप्स यू गोइंग। वो आपके अंदर की फायर को जिंदा रखती है। जब आप किसी दूसरे एक्टर का काम देखते हैं और आपको लगता है अरे यार कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसने यार, काश ये रोल मुझे मिलता, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं देखूंगा अरे यार ये रोल मैं करता ना तो मैं बहुत अच्छा करता। मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि यार इसने बहुत अच्छा किया है यार, मुझे भी ऐसा रोल करना है यार। तो वो एक, वो फायर जो है आपको पॉजिटिव स्पेस में रखती है, कि आपकी वो हंगर जो है एज अ क्रिएटिव पर्सन वो भी रहती है। तो राइट। वो तो चलता ही रहेगा। वो तो मैं आज इस जो मैं आज चाह रहा हूँ, हो सकता है वो मैं अचीव कर लूं कि यार मुझे ऐसा रोल मिल जाए, मैं जब वो कर लूंगा तो फिर मुझे किसी और चीज की चाह होगी। करेक्ट। तो ये है, मैं उस फील्ड में हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं कभी एक्टिंग नहीं छोड़ सकता हूँ। और मैं एक्टिंग जो है वो मेरे आसपास है। तो कभी अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, कभी कुछ हो सकता है बुरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, कभी हो सकता है आपकी एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, कभी हो सकता है कहा जाए कि नहीं यार ओके था आपका काम। तो यू हैव टू लिव विद ऑल दैट। राइट। राइट। एंड आई थिंक ये जो आप सोच लेके चलते हैं यही आपको रिलेवेंट भी बनाती है। सो अनूप जी, मे यू कंटिन्यू टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और अभी ये नए स्फीयर में भी आप आए हैं वॉइस वाले, तो इसमें भी आप बहुत सारा काम करें, बिकॉज एज ऑडियंस हमारा तो पैसा वसूल होता है कि अच्छे एक्टर्स को हम अक्रॉस मीडियम्स काम करता हुआ देखते हैं। सो मे यू कंटिन्यू टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, एंड मे गॉड ग्रांट यू ग्रेट हेल्थ अनूप जी। एंड थैंक यू सो मच इस थैंक यू, इंटरव्यू में मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।